अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान की सियासत के अहम तरीन पनामा केस की JIT ने 2 हफ्ते मुकम्मल होने पर आज अपनी पहली इब्तिदाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच को पेश कर दी है। साथ ही आज उसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू नून लीग ने की तो उनके माजी के स्टांस के मुकाबले में एक फ़र्क नज़र आया। जो बात की जाती थी कि जी मुकम्मल ताउन होगा, सारे काम होंगे, उसमें एक फ़र्क नज़र आया, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज जो रिपोर्ट जमा कराई गई, इस रिपोर्ट में अब तक होने वाली तहकीकात की तफसीलात बताई गई। रिपोर्ट पेश करने के मौके पर JIT के सरबराह वाजिद ज़िया और उनकी टीम के अरकान मौजूद थे और इस मौके पर 3 रुकनी खुसूसी बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल खान ने JIT के सरबराह वाजिद ज़िया पर वाज़ेह कर दिया कि वो 60 दिन की मुकर्ररा मुद्दत में अपना काम मुकम्मल करें। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि JIT इस बात का ख्याल रखे कि उन्हें किसी भी सूरत में तहकीकात के लिए इजाफी वक्त नहीं दिया जाएगा। जस्टिस अजमत सईद ने JIT अरकान से यह भी कहा कि अगर किसी इदारे से कोई मसला है या कोई इदारा ताउन नहीं कर रहा तो बताया जाए। उन्होंने JIT की इब्तिदाई रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अदालत को इससे इख्तिलाफ नहीं। पनामा JIT से मुतालिक खदशात का इजहार किया जा रहा था कि अहम केस की तहकीकात पर वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सकेंगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने JIT को मुकर्ररा वक्त में तहकीकात मुकम्मल करने की वाज़ेह हिदायत दी। 60 दिन जो दिए गए थे उसी में मुकम्मल करने को कहा, जिससे पनामा का मामला तूल पकड़ने से मुतालिक खदशात दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। मगर क्या ये मामला 60 दिन में हो सकेगा, इस बात पर भी रोशनी डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद उम्मीद की जा रही है कि तहकीकात 60 दिन में मुकम्मल हो जाएं, मगर क्या ये मुमकिन होगा? आज अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत पार्टी की क़यादत भी मौजूद थी। PTI की जानिब से JIT रिपोर्ट आम करने की इस्तदा की गई, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हम शोहरत के लिए कानून नहीं बेचते। कोई ऐसा फौजदारी मुकदमा बता दें जिसमें दौरान तफ्तीश दस्तावेजात फरीक़ैन के हवाले कर दी गई हों। उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त पर रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएगी। पनामा केस के फैसले को 1 माह से जायद हो चुका है जब यह फैसला आया और 20 अप्रैल को आने वाले फैसले पर नून लीग की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने की बातें हो रही थी, लेकिन नून लीग की जानिब से इस हवाले से कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई। लेकिन आज समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था, और ये जो कहना था ये माजी के बरक्स था, क्योंकि जब JIT बनी उस वक्त भी हमने उनसे दोबारा पूछा कि मियाँ साहब के बच्चे, इसके अलावा कतरी, इसके अलावा दुबई के शेख, ये सारे के सारे आके अपनी एविडेंस देंगे, कोई सहारा तो नहीं लिया जाएगा? नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो भी बात होगी उस सबका जवाब दिया जाएगा। तो उस वक्त तो हामी भरी थी, लेकिन आज उन्होंने कहा कि पहले तो पनामा केस में अपने कानूनी हुकूक इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन JIT में वो उन्हें इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। पनामा केस में शरीफ फैमिली ने, मियाँ नवाज शरीफ ने ना अपने मरहूम वालिद के कानूनी हकूक लिए, ना अपनी बेटी और वो बेटे जो पाकिस्तान से बाहर करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह जिन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उन्होंने वो कानूनी हकूक की भी अपने बेटों के ना लिए। मगर JIT में तमाम कानूनी हकूक जो किसी भी पाकिस्तानी शहरी को हासिल है, हम वो लेने का हक रखते हैं। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT नवाज शरीफ को किसी अलहदा कानून से और दूसरे आम पाकिस्तानियों को किसी और कानून से नहीं देखेगी। क्या सहारा लिया जाएगा? क्या कहा जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चे तो बाहर के रेजिडेंट हैं, इसलिए वो बहुत सारे सवालों के जवाब दे नहीं? क्या कहा जाएगा कि मियां नवाज शरीफ बहुत सारे सवालों के जवाब दे नहीं जो उनके वालिद साहब से मुताल्लिक हैं? किस किस कानूनी शिक का सहारा लिया जाएगा? क्या कहा जाएगा कि 5 साल पुराने जो FBR और के मामलात हैं वो नहीं तहकीकात हो सकते तो वो नहीं की जाएंगी? ये 20-20, 25-25 साल के मामलात के जो जवाबात हैं वो कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब या उनके बच्चे देने के पाबंद नहीं, तो इसलिए उसका जवाब नहीं दिया जाएगा? क्या जिन कानूनी सहारों को ना लेने पर फखरिया अंदाज में नून लीग बात करती थी, अब JIT में उन कानूनी सहारों को लेगी? दूसरी जानिब इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की कि तहकीकात 60 दिन में मुकम्मल हो जाएंगी। सबसे पहले तो आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सबसे खुशाइन चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि 60 दिनों में जो भी हो जाए ये कंप्लीट होगी JIT की इन्वेस्टिगेशन। तो ये सबसे हमारे लिए खुशाइन चीज़ है, क्योंकि खदशा था कि ये लंबा खींचा जाएगा इसको, और जो कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज़ इनजस्टिस।
तो इसलिए एक तो ये खुशाइन चीज़ है। इमरान खान साहब कह रहे थे अब क्या होगा अगर JIT में सहारा लिया गया तो फिर 60 दिन में मामला कैसे होगा, नहीं लिया तो क्या होगा, इस सब पे बात करते हैं। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। तलाल साहब जब JIT बनी तब आपने कहा था, हमने आपसे बारहा पूछा, मियाँ साहब के बच्चे हों, मियाँ साहब हों, कतरी हों या फिर दुबई के शेख हों, आपने कहा जो जो पूछा जाएगा सब और एविडेंस सारी की सारी सामने रखेंगे। अब लग रहा है कानूनी सहारा लेना है, आप डर गए JIT से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, एक तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी ज़रा बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें बता दूं कि अगर पहले कानूनी सहारे इस्तेमाल किए जाते, इस्तिस्ना लिया जाता तो 184(3) के तहत ये केस चल ही नहीं सकता था और ये केस ना वो चलता, ना JIT बनती, ना इन्वेस्टिगेशन होती। हमने सिर्फ इसलिए ये कानूनी सहारे इस वक्त नहीं लिए ताकि लोगों को ये महसूस हो सके कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं कि हम डरें कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो या इसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ना करे। लेकिन अब बात जरा मुख्तलिफ है। JIT जो है वो मुख्तलिफ तकरीबन 4 मुख्तलिफ ममालिक की जुरिडिक्शंस हैं, जिसमें UAE की है, UK की है, जिसमें सऊदी अरब की है और पाकिस्तान की है और इसी तरह 5वीं पनामा की। अगर किसी ममालिक में कानूनी तौर पर कई चीज़ें नामुमकिन हो तो ये ना हो कि वो सारे का सारा बोझ हम पर डाल दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि UK में अगर 7 साल के बाद कागजात किसी सरकारी महकमे से ना मिले तो वो ये ना हो कि उसकी भी सारी की सारी जिम्मेदारी हुसैन पे डाल दी जाए। इसी तरह कोई UAE क्या कोई इदारा बंद हो गया हो, वो भी बैंक बंद हो गया हो, वो भी हम पर डाल दी जाए। तो ऐसे कानूनी सहारे जो कि मैं समझता हूं कानूनी हक हैं वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। आपने कहा अब बात अलग है, किए बगैर आपने कहा अब बात अलग है। इस तरह है कि भाई हम कोई कानूनी जो हमें प्रोटेक्शन है वो ना लें और हम सिर्फ ये आप ना लेना हो सकता है ये तो नहीं हमारा हम लेंगे। आपने कहा कि दूसरे जो ममालिक के मामलात हैं वो तो ममालिक जवाब देंगे ना। मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चे तो ये नहीं कहेंगे कि हम मुल्क से बाहर रहते हैं इसलिए फला फला सवाल का जवाब देने के पाबंद नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब या उनके बच्चे ये सहारा तो नहीं लेंगे कि 20 साल पुराने मामलात का पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जवाब देने के हम पाबंद नहीं। ये तो नहीं होगा ना। देखिए, सबसे पहले तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो इस वक्त तक जो बात एक अहम है जिसका मैंने आज इजहार भी किया है और रिटन सूरत में वो जो सुप्रीम कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे दी गई है, पिछले दिनों जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई उस दौरान कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ हक़ाइक़ हमारे सामने आए जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए गए हैं और मेरा ख्याल है कि उनको सुप्रीम कोर्ट उस पर गौर करेगी। हमने उसको पब्लिक इसलिए नहीं किया क्योंकि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर चैम्बर के अंदर चाहे बाहर चाहे जहाँ चाहे वो सुने, वो हमारे कंसर्न्स हैं। उसके अलावा अभी तक ऐसा कोई कंसर्न नहीं जिसका आप इजहार कर रहे हैं। अगर नहीं है तो एक दूसरा मामला यह है कि जो UK और UAE के मामलात हैं, अगर उन्होंने इनकार किया तो अदालत देख लेगी। कम से कम हुसैन नवाज ये लिख के देंगे कि जी पनामा में, क्योंकि अगर JIT जाएगी तो उन्हें नहीं मालूमात मिलेंगी कि भाई मेरी तरफ से मेरी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी मांग रही है JIT वो दे दें। वो खुद पनामा में ये सारी की सारा लिख के देंगे या नहीं लिख के देंगे? देखिए, अभी तक जितने भी कागजात जो कि इस केस में दिए गए हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक से अटेस्टेड वेरीफाइड सूरत में आए हैं सामने, उसमें वो तमाम के तमाम हुसैन नवाज साहब ने प्रोड्यूस किए हैं और अगर वो हमारे अदारे चाहते तो शायद उन्हें ना मिलते। तो अगर वो पहले से इतना तावन कर रहे हैं तो यकीनन वो आइंदा भी पूरे का पूरा तावन किसी अगर होगा तो वो करेंगे। लेकिन मेरी बात आप गुजारिश जरूर समझें कि मुख्तलिफ ममालिक के जो आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बात की थी कि मियां साहब और उनके बच्चे जो उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो शरीफ खानदान से पूछ के की थी, या जो अब बात कर रहे हैं वो शरीफ खानदान से पूछ के कर रहे हैं? क्योंकि अब आप कह रहे हैं UK की जुरिस्डिक्शन और UAE की जुरिस्डिक्शन, वो अपनी जुरिस्डिक्शन खुद देखेंगे। मियां साहब के बच्चे और मियां साहब तो कहे ना कि हम अपनी तरफ से पूरी इंफॉर्मेशन देंगे और लोगों को भी लिखेंगे कि पूरी इंफॉर्मेशन दें। देखिए, मैंने पहले भी वही बात की थी, अब भी वही बात कर रहा हूं। अब मैं आपके साथ तफसीलन बात कर रहा हूं, आपके सवालात का जवाब दे रहा हूं जो कि अलग-अलग है। जो बात बिल्कुल क्लियर है, हमने कहा, मैं दोबारा कह देता हूं
कि तमाम कानूनी ऐसे जो हकूक हैं जो कि शरीफ फैमिली के हैं। और दूसरी एक और बात, जो दूसरी मैंने बात कही है कि यह मुमकिन नहीं है कि शरीफ फैमिली को किसी और कानून से परखा जाए और दूसरों को किसी और कानून पे परखा जाए। पाकिस्तान में जो कानून है उसी पर शरीफ फैमिली को परखना चाहिए और शरीफ फैमिली उसी पर जवाब देने को बिल्कुल तैयार है, जैसे कि वो पिछले कई माह से दे रही है। अगेन फिर आपकी पोजीशन डिफरेंट होगी। अगर पाकिस्तान के कवानीन में तो यह भी है कि 5 साल पुराने टैक्स के मामलात का जवाब नहीं, वालिद साहब के सवालात का जवाब नहीं, बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं, तो उनका सहारा लेंगे। या फिर ओवरसीज अगर बच्चे हैं तो कह देंगे कि जी हम इन चीजों के जवाब दे नहीं, उसका सहारा लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए, कई चीजें तो अभी बड़ी कबलस वक्त है, लेकिन अगर एफबीआर हमें कोई पिछले 5 साल से पहले के कागज ना दे, अगर कोई बैंक जो है वो पिछले 10 साल से पहले की कोई स्टेटमेंट या कागजात ना दे, तो उसमें तो कम से कम फिर हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद से अदारे हैं। तो मैंने वही आपसे इजहार किया कि अदारों की जो लिमिटेशंस हैं उसको शरीफ फैमिली पे फिक्स नहीं किया जा सकता। हमें उसी कानून से परखा जाए जिससे किसी भी पाकिस्तानी को परखा जा सकता है। तो लिख के दे देंगे जो दूसरे कानूनी हक रखते हैं वो शरीफ फैमिली कानून के मुताबिक आपसे भी नहीं, आप तो लिख के दे देंगे ना कि एफबीआर ये मेरे 10 साल पुराने मामलात भी अगर मांग रही है जेआईटी तो दे दें, ये तो लिख के दे देंगे ना मियां साहब। बाकी एफबीआर का जो जवाब होगा वो अदालत देख लेगी। देखिए, आप अपनी तरफ से तो लिख के देंगे ना। अगर शरीफ फैमिली ने तो 40 साल पुराने कागज भी दिए हैं और वो कागजात दिए हैं जो कि जितनी मर्जी जेआईटीज बना लेते, जितने मर्जी पावरफुल जेआईटी बना लेते, लेकिन ना आपको यूएई के वो कागजात मिलते, ना यूके के मिलते, ना सऊदी अरब के मिलते, ना पाकिस्तान के मिलते। और वो तो 40-50 साल पुराने उन अदारों के भी कागजात हैं जो कि अब अदारे दुनिया में रह ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद थे। अब अदालती हुक्म के तहत को 60 दिन में अपनी तहकीकात मुकम्मल करनी है और इस दौरान जेआईटी को जिन सवालात के जवाब तलाश करने हैं, इनके मुताबिक गल्फ स्टील मिल कैसे बनी और ये 80 की दिहाई में, फरोख्त क्यों की गई 80 की दिहाई में, इसके जिम्मे वाजिबात क्या हुआ, यह भी 80 की दिहाई का मामला है और दूसरे मुल्क का मामला है। फरोख्त के मामलात कैसे मुकम्मल हुए, दुबई से सरमाया जद्दा और फिर जद्दा से कतर और लंदन कैसे पहुंचा, हुसैन नवाज और हसन नवाज कम उम्री के बावजूद कैसे 90 की दिहाई में इतने वसाइल के मालिक बने कि लंदन के फ्लैट्स खरीदे, अचानक सामने आने वाले कतरी खतूत हकीकत हैं या अफसाना, कैसे बेयरर शेयर्स फ्लैट्स बनते हैं, इसके अलावा नीलसन इंटरप्राइजेज लिमिटेड और नेस्को लिमिटेड का हकीकी मालिक कौन है, कैसे ये सारे मामलात हुए, वो सरमाया कहाँ से आया जिससे हसन नवाज ने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और दीगर कंपनियां बनाई और उनके मालिक बने, और इन कंपनियों के चलाने के लिए सरमाया कहाँ से आया, वो रकम कहाँ से आती है जिससे हुसैन नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ को करोड़ों रुपए के तहफ़ दिए। ये सारे सवालात के जवाबात हैं। हमारे साथ जैसे शाइख उस्मानी साहब मौजूद हैं। शाइख साहब बहुत शुक्रिया। शाइख साहब, आपको लगता है कि 60 दिन में तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी जो अदालत की तरफ से कहा गया, और अगर इन तमाम सवालात के जवाबात जिनमें जुरिस्डिक्शंस अलग हैं, दूसरे मुमालिक हैं, साल पुराने हैं, नहीं भी मिले साथ के साथ, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है? देखिए, जीआईटी का काम जो है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना है, और अगर वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर सकती 60 दिनों में जो उनको दिए गए हैं, तो यकीनन जीआईटी वापस आकर के सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आई एम सॉरी, हम लोग ये मुकम्मल नहीं कर सके। तो उस सूरत में तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं होगा बजाय इसके कि उनका टाइम एक्सटेंड करे। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ें उनको करनी है, जीआईटी को जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसमें बाहर के मुल्क भी इन्वॉल्व हैं, बाहर की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हैं, और ये सब 2 महीने में होना मुझे तो मुश्किल नजर आता है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये कहा है कि आप 2 महीने मुकम्मल करें। वो एक किस्म का दबाव उन पर डाला हुआ है कि ताकि आप किसी तरीके से कोई सुस्ती ना करें, लेकिन होना मुश्किल नजर आता है मुझे। मतलब मगर अगर नहीं होता और आप कह रहे हैं मुश्किल नजर आता है, तो क्या ये मुमकिन है कि सारे सवालों के जवाब ना भी आए, चंद के आ जाएं, उसकी बुनियाद पर फैसला दे दिया जाए 60 दिन के अंदर? ये मुमकिन नहीं है, या फिर टाइम देना पड़ेगा मजीद जीआईटी को? जी नहीं, वो तो कर ही नहीं सकती ना अदालत, क्योंकि अदालत ने जो इन 3 जजेस ने जो अपनी डिसेंटिंग जजमेंट लिखी है, उन्होंने ये कहा है कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो जब उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो जब तक कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, तो वो किस तरह से फैसला दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते, वरना उनको पहले ही फैसला दे देना चाहिए था। वो उन्होंने रोका इस वजह से क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए थी। तो ये एक तरीका है, वो कोर्ट में चलता रहता है कि भाई आपको इतने दिन देते हैं ये काम करने के लिए,
आमतौर से वो काम उतने दिनों में मुकम्मल नहीं होते, तो उस सूरत में फिर कोर्ट और टाइम दे देती है। ये अलग बात है कि वो प्रेशर बरकरार रखती है कि आपने ये काम कंप्लीट करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसे शाहिद उस्मानी साहब हमारे साथ थे और वो कह रहे थे उन्हें नहीं लगता, मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अदालत प्रेशराइज करती है आमतौर पर ताकि इदारे तेज़ी से काम करें और डिलीवर करें, और अगर ना हो तो फिर अदालत और टाइम दे देती है। जैसे रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद अहम खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पहली अरब इस्लामी अमरीकी कॉन्फ्रेंस हो गई, और उस कॉन्फ्रेंस में जो पोजीशन ली गई है, क्या वो पाकिस्तान के लिए एक मसला बन जाएगी, क्या ईरान के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगी? सऊदी अरब और अमेरिका की क़यादत में होने वाली कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह कर दिया कि आलमी सतह पर ईरान के खिलाफ मुहाज बन रहा है। कॉन्फ्रेंस के दो अहम ममालिक सऊदी अरब और अमेरिका की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह पैगाम सामने आया कि ईरान आलमी दहशतगर्दी का मरकज़ है, और इस पैगाम ने पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल, बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि पाकिस्तान की गैर जानिबदार रहने की कोशिश को कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। पाकिस्तान जो मुसलसल ये कह रहा है कि वो ईरान मुखालिफ किसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामी फौजी इत्तेहाद के हवाले से भी ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखने की यकीन दहानियाँ भी कराता रहा है। मगर पाकिस्तान की तमाम यकीन दहानियों और वजाहतों के आगे अब एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। पहली अरब इस्लामी अमरीकी कॉन्फ्रेंस के बाद कॉन्फ्रेंस के सबसे अहम मेहमान अमरीकी सदर ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। ईरान दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें देता है, उनकी माली मदद करता है। ईरान इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। ईरान को तन्हा कर देना चाहिए। But no discussion of stamping out this threat would be complete without mentioning the government that gives terrorists all three: safe harbor, financial backing, and the social standing needed for recruitment. It is a regime that is responsible for so much instability in that region. I am speaking, of course, of Iran. From Lebanon to Iraq to Yemen, Iran funds arms and trains terrorists, militias, and other extremist groups that spread destruction and chaos across the region. For decades, Iran has fueled the fires of sectarian conflict and terror. Until the Iranian regime is willing to be a partner for peace, all nations of conscience must work together to isolate दहशतगर्दों की पनागाहें, फिरकावाराना जंग भड़काना, सारे इल्ज़ाम ईरान पर लगाए सऊदी अरब में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने। और फिर कॉन्फ्रेंस के मेज़बान मुल्क सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान ने भी ईरान पर तनकीद की कि ईरान खुमैनी इनकलाब के बाद से दूसरे मुल्कों में मुदाखलत और दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम मुल्कों का अस्करी इत्तिहाद दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए कायम किया गया है। The Iranian regime has been the spearhead of global terrorism since the Khomeini revolution until now. We have been in this country for 300 years and have known no terrorism or extremism until the Khomeini revolution began in 1979. Iran has turned down all good neighborliness initiatives offered by our nations with goodwill. It has responded with expansionist aspirations, criminal practices, and interference in the internal affairs of other countries, thus violating the principles of international law, good neighborliness, and mutual respect and coexistence. The Iranian regime thought that our silence was weakness. इससे पहले वाज़ेह किया गया था कि मुस्लिम ममालिक का जो इत्तिहाद बन रहा है, जिससे मुस्लिम नेटो का नाम दिया जा रहा है, वो दहशतगर्दों के खिलाफ है। पाकिस्तान में भी वज़ीर दिफा हो या वज़ारत ख़ारजा ये बताती रही कि ईरान के खिलाफ होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये दहशतगर्दों के खिलाफ है। मगर जब इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी फरमारवा ये कह रहे हों कि ईरान दहशतगर्दी करता है, दहशतगर्दी की जड़ है, तो उसके बाद ये इत्तिहाद ईरान के खिलाफ होगा या दहशतगर्दों के ही खिलाफ होगा? दहशतगर्दों की डेफिनेशन क्या होगी इस इत्तिहाद के लिए? सऊदी अरब और अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान के खिलाफ मुहाज बन रहा है।
सऊदी हुकूमत की सरकारी वेबसाइट पर इजलास के अगराज़ व मकासिद बयान करते हुए कहा गया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्लामी ममालिक के सरबराहान आलमी सलामती से मुताल्लिक बाहिमी अज़म और पहले से कारोबार, सकाफती और सियासी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की नई बुनियाद रखेंगे। रवादारी और शराकत दारी हमें मुत्तहिद करती है। मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका नुक्ता नज़र में हमारी कामयाबी बनेगा। इस इजलास में गौर व फिक्र के बाद जो वाज़ेह बात सामने आई वो ईरान मुखालिफ है। ईरान की जानिब से इन बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। ईरानी सदर हसन रूहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियाद सरबराह कॉन्फ्रेंस की हैसियत शो से ज़्यादा नहीं थी। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम तेहरान की मदद के बगैर नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि मसला यह है कि अमरीकी हमारे खित्ते से वाकिफ़ नहीं और जो अमरीकी हुक्काम को इस हवाले से मशवरे देते रहे हैं उन्हें गुमराह करते रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर लिखा कि ईरान ने इस्तेहकाम हासिल किया इत्तिहाद से नहीं बल्कि अपने अवाम से जो वोट देते हैं, जो दूसरों की तरह नहीं। ईरानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान शुरू होने वाली लफ्ज़ों की ये जंग कहीं मज़ीद आगे बढ़कर ख़तरनाक सूरत इख्तियार ना कर ले। इन बयानात के बाद पाकिस्तान के लिए एक दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद के हवाले से ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर पहले ही दबाव था और अब अमरीका अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान पर अंदरूनी दबाव भी बढ़ रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि अरब इस्लामी अमरीकी कॉन्फ्रेंस में उनको कहना चाहिए था कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान को तनहा किया जाए। पाकिस्तान को सालिस का किरदार अदा करना चाहिए। हमें मुसलमान दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए, फरीक नहीं बनना चाहिए इसमें। तो नवाज शरीफ अगर हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे तो कम से कम बोलते तो सही कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान को आइसोलेट किया जाए। इमरान खान साहब कह रहे थे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कम से कम बोलते तो सही। गो कि पाकिस्तान ने अब तक इस हवाले से अपनी गैर जानिबदारी कायम रखने की कोशिश की, लेकिन दबाव फिर भी है। और दिलचस्प बात यह है कि ना वजारत खारजा की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आ रहा है, ना ही वजारत दिफा की तरफ से। पहले वजारत दिफा से बात करते थे तो वो कहते थे मई में जब कॉन्फ्रेंस होगी तो पता चल जाएगा कि मुस्लिम ममालिक का जो इत्तिहाद है उसके TORs क्या हैं। अब क्या हैं बताएं, नहीं बता रहे। वज़ीर खारजा या फिर वजारत खारजा ये नहीं बता रही कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को खिताब करना था, नहीं करना था, पोजीशन लेनी थी, नहीं लेनी थी। मुकम्मल खामोशी है। पहले ईरान का दबाव, उसके बाद पार्लियामेंट की इस करारदाद का दबाव कि पाकिस्तान यमन मामले पर गैर जानिबदार रहेगा, और अब अपोजिशन का दबाव भी आ गया है। अब पाकिस्तान इस सूरत हाल से किस तरह निपटेगा और पाकिस्तान की सऊदी अरब और अमेरिका के ईरान से मुताल्लिक बयान पर क्या पॉलिसी है, कुछ नहीं पता चल रहा। क्योंकि ईरान इस्लामी फौजी इत्तेहाद के क़याम और फिर इस इत्तेहाद के कमांडर की हैसियत से साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की तैनाती से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है। और वही साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ इस अरब इस्लामी अमरीकी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सऊदी नायब वली अहद और वज़ीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठे थे इस कॉन्फ्रेंस में। इन तीनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस होती रही, मरकज़ बनी रही। इस कॉन्फ्रेंस से पहले भी ईरान सऊदी माहौल में तनाव मौजूद था। सऊदी वज़ीर दिफा ने गुज़िश्ता दिनों ही कहा था कि ईरान के साथ बातचीत नामुमकिन है। ये बयान पाकिस्तान की ईरान को कराई गई यकीन दहानी और तसल्लियों के बाद आया था कि पाकिस्तान ईरान को बारहा यकीन दहानियाँ कराता रहा कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ किसी मुहाज़ का हिस्सा नहीं होगा। साथ ही राहिल शरीफ की इस मिलिट्री इत्तेहाद की सरबराही से मुताल्लिक भी ईरानी खदशात को दूर करने की कोशिश करता रहा। इस हवाले से मुशीर खारजा सरताज अजीज़ फरवरी के आखिर में तेहरान गए थे और सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने 4 अप्रैल को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खारजा को ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक के तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी कम कराने की कोशिश करेगा। राहिल शरीफ की क़यादत में 39 रुकनी इस्लामी ममालिक का फौजी इत्तेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ है। ईरानी मुफादात के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। फिर 19 अप्रैल को ईरानी सफ़ीर मेहदी हुनर दोस्त ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ ने ईरानी सफ़ीर को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने तारीखी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और एक दूसरे के मफादात पर मुश्तरका एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर यह सिलसिला जारी रहेगा। ये ईरानी सफ़ीर की 6 हफ्तों के दौरान आर्मी चीफ से दूसरी मुलाकात थी। इसके बाद रवा माह के आगाज़ में ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ पाकिस्तान आए, यहाँ की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। इससे पहले 20 जनवरी 2016 को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कौमी असम्बली को यकीन दिला चुके हैं कि पाकिस्तान किसी सूरत ईरान मुखालिफ फ़ौजी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार नहीं करेगा, ना ही अपनी फ़ौज को किसी दूसरे इस्लामी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद में शामिल होने देगा। फिर गुज़िश्ता माह अप्रैल में पार्लियामेंट से खिताब में भी ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान किसी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होगा।
मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने भाइयों को यकीन दिलाऊं कि हम कतई तौर पे ना कभी किसी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ जारियत का हिस्सा बनेंगे, ना किसी मसलक के खिलाफ जारियत का हिस्सा बनेंगे, ना किसी मसल की अलायंस का हिस्सा बनेंगे। लेकिन दो तीन चीज की जो मेरे भाइयों ने भी रेज किया है कि सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी है वो हमारे दिल के करीब है। हमने माजी में कई दहाइयों से, जब से हमने आज़ादी हमें मिली है, हमने हमारी उनके साथ कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट जो है बिल्कुल लाजवाल रहेगी। यही नहीं, पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी दूर कराने के लिए सालिसी का फाल किरदार भी अदा करता रहा। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तनाव दूर करने के लिए गुज़िश्ता साल सऊदी क़यादत से भी मिली और फिर ईरानी क़यादत से भी मुलाकात की गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उस वक्त के आर्मी चीफ राहिल शरीफ साथ गए, मगर इन तमाम यकीन दहानियों और सालिसी की कोशिशों के बावजूद अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए कड़ा इम्तिहान खड़ा हो गया है। पाकिस्तान जो खित्ते में अमन के लिए कोशिश करता रहा है, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इख्तलाफात को कम करने की कोशिश करता रहा, फिर यमन तनाज़े के मामले से दूर रहने का फैसला और गैर जानिबदार रहने की पॉलिसी पर अमल पैरा रहने की यकीन दहानियां भी कराता रहा। मगर पाकिस्तान की पोजीशन पर अब क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान कर क्या सकता है? जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके बाद एक और अहम मामला भी आपके सामने रखेंगे। जाहिद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान अब क्या कर सकता है इस सारे मामले में, जब बड़ी वाज़ेह पोजीशन इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद का इजलास, डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह पोजीशन, सऊदी किंग की वाज़ेह पोजीशन, अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, बहुत मुश्किल है, वक्त है, इनको पहले सोचना चाहिए था। यकीनी बात यह कि जब आपने अपने आप को कमिट किया है तो फिर उसके बाद तो मुश्किलात आएंगी। अब ये मुश्किलात, सही बात है आपकी कि जो है अगर फर्ज कीजिए कल हम अलहदगी का ऐलान करते हैं तो उसके जो है वो अपने मुज़म्मरात होंगे और उसमें जो है फिर ये कि सऊदी आपके साथ जो सऊदीया के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उस पर असरअंदाज होंगे। ये सिर्फ सऊदी अरब का मामला नहीं है, बल्कि गल्फ कंट्रीज का भी मामला आता है। तो इससे पहले ये सोचना चाहिए था, अगर हम पहले अपने आप को कमिट नहीं करते तो ये सूरत हाल हम नहीं होती, क्योंकि उस वक्त हम कोई भी एक लिहाज से जो है एक्सक्यूज कर सकते थे। हम कम से कम ये नहीं करते कि एक अपने साबिक आर्मी चीफ को वहां भेजते, क्योंकि अगर वो नहीं जाते तो फिर उसके बाद हमारी हैसियत तो एक लिहाज से हो सकती है कि एक साइलेंट जो है एक मेंबर की हो सकती है। साहब, अगर वो नहीं जाते, क्योंकि उनके जाने के बावजूद, उनको भेजने के बावजूद, इसके अलावा पाकिस्तान की पहले ही ट्रूप्स मौजूद हैं, पाकिस्तान बाकायदा कहता रहा है कि सऊदी अरब की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी पाकिस्तान हिफाजत करेगा, उसके बावजूद हाल यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाया तो, मगर 5 मिनट बोलने का मौका नहीं दिया। दूसरे मुमालिक के, बहुत सारे दूसरे मुमालिक के लोगों को बोलने का मौका दिया गया। जो साफ वाज़ेह हो रहा है कि यमन जंग पे जो मामलात हुए, सऊदी अरब पाकिस्तान से इसके बावजूद खुश नहीं है कि पाकिस्तान ने अपना आर्मी चीफ भेजा, ट्रूप्स के भी मामलात हमें वाज़ेह नहीं है, तो खुश तो नहीं है सऊदी अरब उसके बावजूद भी। लेकिन शाहजेब, जब हमने, आपको याद होगा जब यमन का मामला आया था तो यहाँ के पार्लियामेंट में यहाँ डिबेट हुई थी और हमने साफ इनकार कर दिया था। यकीनी तौर पे हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ जो है मुतासिर जरूर हुए थे, लेकिन हमने अपनी एक स्टैंड रखा था और उसको सबने सराहा था कि हमने उस जंग में हिस्सा नहीं बने थे। लेकिन उसके फौरन बाद जब ये फिर एक और प्रेशर आता है तो हमने जो है वो फिर एक लिहाज से जो है हमने फैसला कर लिया कि हम अलायंस में जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं होती है जब जो मुल्क जो है अपने कौमी मफादात को सामने रखते हैं, यकीनी तौर पे थोड़ी बहुत उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है कि आप शुरू ही में उस कीमत को अदा कर दें, बजाय इसके कि आप ऐसे एक मुश्किलात में फंस जाएं जिसके बाद जो अगर आप निकलते हैं तो उसके असर ज़्यादा गहरे होते हैं, ज़्यादा ख़राब होते हैं। बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब होने वाली पहली अरब इस्लामी अमरीकी कॉन्फ्रेंस का मकसद मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों की मजम्मत करना, उनके खिलाफ लाएअमल बनाना था। और इस कॉन्फ्रेंस से मेज़बान सऊदी फरमारवा शाह सलमान और मरकजी मेहमान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा दीगर 5 मुमालिक के सरबराहान ने भी खिताब किया, जिनमें मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, कुवैत और उर्दन शामिल हैं। अब इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ शरीक हुए और वो इस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, मगर हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्लिम ममालिक के मिलिट्री इत्तेहाद में फ्रंट लाइन इत्तेहादी है, जिसने गुज़िश्ता दिनों अपने साबिक आर्मी चीफ को सऊदी क़यादत में बनने वाले मिलिट्री अलायंस की क़यादत की इजाज़त दी, उसी पाकिस्तान के सरबराह का इस इजलास में खिताब नहीं था। जिन दीगर ममालिक ने अमरीका और सऊदी अरब के अलावा इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उनका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार और कुर्बानी किसी भी तरह पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं, ना कुर्बानियाँ ज़्यादा दी गई हैं, ना ही उनका ऐसा कोई किरदार है। चाहे वो आप अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा ला रहा है,
सऊदी अरब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान सऊदी अरब का इस मामले में ज़्यादा बड़ा अलाय रहा है, और कुर्बानियों के मामले में देखें तो 70,000 जानें कुर्बान कर चुका है। ना ही ये ममालिक पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से निमटने में किरदार इन तमाम ममालिक से ज़्यादा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की 60,000 से ज़्यादा जाने जा चुकी, तकरीबन 70,000 का नंबर पाकिस्तान की तरफ से बताया जाता है, जिसमें हमारे सिपाही भी शामिल हैं। और इस्लामी ममालिक में सबसे बड़ी फौज पाकिस्तान के पास है। सऊदी क़यादत में बनने वाले दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री अलायंस में पाकिस्तान का किरदार अहम है। रोजनामा नवाए वक्त और द नेशन में इस हवाले से खबर शाया हुई कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने परवाज़ में तकरीबन 2.5 घंटे तकरीर की तैयारी की, और वज़ीर आज़म का ख्याल था कि वो सरबराही कॉन्फ्रेंस में ये तकरीर करेंगे। खबर के मुताबिक चंद सिफारतकारों का ख्याल है कि जब से पाकिस्तान ने यमन में अपनी फ़ौज भेजने से इनकार किया, उस वक्त से सऊदी हुक्मरान नाराज़ हो सकते हैं। अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस कॉन्फ्रेंस से खिताब की दावत ही नहीं दी गई थी या उनका खिताब प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं था, तो ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार की क्या नफ़ी नहीं है? दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियाँ बेशुमार भी हैं और बेमिसाल भी। इस तनाजुर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को खिताब का मौका मिलना चाहिए था, मगर नहीं दिया गया। और हैरत अंगेज़ तौर पर वज़ारत ख़ारजा बता नहीं रही है कि उस वक्त हुआ क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। मुकम्मल तौर पर हुकूमत की तरफ से खामोश पोजीशन ली है तो अपोजिशन ने ली है, हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़े नहीं कर रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद खबरों पर बात करें। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग स्कीम पर छापे के मामले पर पंजाब रेंजर्स को आज वजारत दाखिला को जवाब जमा कराना था। जराये के मुताबिक बगैर इजाजत छापे के मामले पर बात करने के लिए वजारत दाखिला और पंजाब रेंजर्स में राब्ता हो गया है। आज जराये बताते हैं कि मुलाकात भी हुई है वजीर दाखिला की और डीजी रेंजर्स पंजाब की। इसके अलावा जो जवाब मांगा गया था, वजूहात पता की गई थी, वो जवाब भी दे दिया गया है। 12 मई की सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स ने एक कार्रवाई की थी जिसमें निजी हाउसिंग स्कीम पर छापा मारा गया, लेकिन इस कार्रवाई के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। ना तो जिला इंतजामिया से इजाजत ली गई, ना ही पुलिस को साथ लिया गया। रेंजर्स की इस कार्रवाई पर वजारत दाखिला की जानिब से 19 मई को डीजी रेंजर्स पंजाब को मुरासला भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर रेंजर्स ने छापे की वजह ना बताई तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। वजारत दाखिला के मुरासले में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि रेंजर्स को पुलिस के बगैर छापा मारने का इख्तियार नहीं। कानून के मुताबिक किसी भी छापे के लिए रेंजर्स को जिला इंतजामिया से मंजूरी लेना जरूरी है। वजारत दाखिला के मुताबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की मंजूरी से डीजी रेंजर्स पंजाब को 15 और 17 मई को भी मुरासले भेजे गए थे, मगर जवाब नहीं आया था। लेकिन अब जरा बताते हैं कि इस मामले पर वजीर दाखिला और डीजी रेंजर्स पंजाब की मुलाकात भी हो गई है और इस हवाले से जवाब भी जमा करा दिया गया है। क्या जवाब है, हमने बड़ी कोशिश की कि वजारत दाखिला से पता करें कि जवाब क्या जमा कराया गया है, लेकिन अभी तक नहीं बताया गया कि वाकई रूल्स और रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी की थी रेंजर्स ने या नहीं की थी, और जो पुराना मौक़िफ़ था कि वापस भेज दिया जाएगा, उस पर अभी वजारत दाखिला कायम है या नहीं कायम है, यह मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं रखा गया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। PIA आज एक बार खबरों में है। आज एक बार फिर PIA के तैयारे से हेरोइन बरामद हुई और इस्लामाबाद के बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जाने वाली PIA की फ़्लाइट PK 758 को आज जब तयशुदा सर्चिंग प्रोसेस से गुजारा गया तो हैरानकुन तौर पर इस फ्लाइट से 20 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी तस्दीक करते हुए PIA के तर्जुमान मशहूद ताजवर ने कहा कि PIA के 4 फ्लाइट्स को आज तयशुदा सर्चिंग से प्रोसेस से गुजरना था। वैसे लंदन रवाना होने वाली PIA की फ़्लाइट PK 758 भी शामिल थी, और जब एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और PIA इंतजामिया की जानिब से जहाज़ की तलाशी ली गई तो उसमें से 20 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसके फौरी बाद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एविएशन सरदार मेहताब खान ने एडिशनल IG पुलिस हुसैन असगर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर हिदायत की कि वाक़े की तहकीकात करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। अब मामला यह है कि यह पहली दफ़ा हुआ नहीं। अगर इस बुरी खबर में और PIA को लेकर या PIA से मुंसलिक जो इदारे हैं, चाहे वो ASFO एंटी नार्कोटिक्स फोर्स हो, उनको लेकर बुरी खबर में से ही अच्छी खबर ढूंढी जाती है। खबर बुरी ही है, मगर उसमें अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद में पकड़ ली गई। लंदन, कनाडा, अमेरिका के किसी एयरपोर्ट से पकड़ी जाती तो पाकिस्तान की और ज़्यादा बदनामी होती। मशहूद ताजवर तर्जुमान PIA हमारे साथ मौजूद हैं। ताज साहब बहुत शुक्रिया। ताज साहब, पहले भी ये वाक़या हो गया, फिर अब एक दफ़ा फिर वाक़या हुआ। पता चला है कि कौन से मुख्तलिफ पूरा नेटवर्क का जो इस पहले भी मुलविस था अब भी मुलविस है, कौन है ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का, कौन सा ये गिरोह है जो बाकायदा तौर पर ये काम कर रहा है कि एक और जहाज से हेरोइन निकल आई है?
इससे पहले कि मैं इस पे करूं, मैं आई रियली वांट टू थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कि आपने लास्ट टाइम इस इशू को रेज किया और आपने इसकी असल जो रियलिटी है कि जी बिसाइड्स पीआईए अदर एजेंसीज आर आल्सो टू बी टेकन ऑन बोर्ड टू इरेडिकेट दिस इशू। अब जहां तक सर ये वाकया हुआ है तो इसमें कोई हमारे लिए खुशी की बात तो नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि अगर वहां पे होती तो ज्यादा बदनामी होती। लेकिन जो एक कमेटी बनी थी, जैसा कि आप लोगों ने भी इस प्रोग्राम इस इशू को हाईलाइट किया था, तो एक बड़ी पावरफुल कमेटी बनाई थी वफाकी मुशीर बराए हवाबाजी सरदार मेहताब खान और सेक्रेटरी एविएशन इरफान अलाई साहब ने। उस कमेटी ने ये फैसला किया है और पीआई ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हर जहाज जो है पीआई का वो 100% से ज्यादा थॉरो चेकिंग उसकी होगी, ताकि किसी किस्म का कोई ऐसा अमकान ना रहे कि इसमें कोई नारकोटिक्स वगैरह की स्मगलिंग हो सके। आज भी 4-5 जहाज चेक हुए, अनफॉर्चुनेटली एक में से ये निकल आई और इस जहाज को फिर वहीं पे रोक लिया गया और क्लियरेंस के बाद इसको रवाना किया गया। मगर पता चला है, ताकि नेटवर्क का पता चले, कि आज जो पकड़ा गया इस्लामाबाद में ही रखी गई थी या कराची से उड़ा पहले रखी गई थी, कहां कहां ये जहाज गया, ये तहकीकात हुई है, रखी कब गई थी हेरोइन? जी इसी को ही शाहजेब साहब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं और कमेटी अब इसको सर्च कर रही है बड़ी थॉरोली कि ये जहाज कब कब कहाँ गया, कहाँ पे, क्योंकि जाहिर है कि एक तो क्लू इसमें ये मिलेगा कि जहाँ पे ज्यादा अरसा ये जहाज रहा तो वहीं पे ही ये कार्रवाई हुई और उसको ही पूरा जो है इसका जहाज का हम पूरा शेड्यूल देख रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस का और इसकी फ्लाइंग का। तो उसमें जो कमेटी है वो अपना काम कर रही है। वो एडिशनल आईजी पंजाब हुसैन असगर साहब की चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई है, जिसमें कि कुछ लोगों से वो इंटरोगेशन भी शुरू कर दी है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी वाकया होगा और हमें उम्मीद है कि इस जो है मुसीबत से हमें निजात मिल जाएगी। मतलब ये उम्मीद करने के लिए कि वाकया आखिरी हो, लाजमी है ना कि नेटवर्क पूरा पकड़ा जाए। फिर कहते हैं कि एयरलाइंस की बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है ये एएनएफ की, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की, दूसरे इदारों की जिम्मेदारी है कि इस मामले को देखें। मगर जिस तरीके से जहाज के अंदर खोलकर ये हेरोइन डाली जाती है, ज़ाहिर नट बोल्ट हर जहाज का अपना मामला होता है, कहीं ना कहीं तो पीआईए का अपना स्टाफ इसमें मुलव्विस है ना, जो जहाज को खोलकर उसकी सीटें खोलकर वॉशरूम्स में ये डालता है हेरोइन, तो उसका पता चला है इस पूरे नेटवर्क का है नहीं? जी इसको मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मैं रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि अगर जहाज के अंदर जो भी इंजीनियर टेक्नीशियन वगैरह जाते हैं तो नीचे से उनकी पूरी मुकम्मल तौर पे बॉडी सर्च होती है, उनके टूल्स की, एवरीथिंग दैट इज स्क्रीन, जो भी बंदा इंजीनियरिंग एरिया में दाखिल होता है। लेकिन अब जो हमने इकदाम किए हैं, एक तो उसमें यह है कि कैमरेज की तादाद हम बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉयज की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इवन इन इंजीनियरिंग एरिया, ताकि लोग इधर उधर ना जाएं ज्यादा। और उसके अलावा एम्प्लॉयज की प्रोफाइलिंग भी हमने शुरू कर दी है विद द हेल्प ऑफ द कंसर्न एजेंसीज, ताकि यह है कि ये देखा जाए कि ये किस किस शिफ्ट में कहाँ कहाँ पे इस पे काम होता रहा और क्या उसमें जो है वो चांसेस हैं कि कौन कौन से लोग मुलव्वस हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे तर्जुमान पीआईए, बता रहे थे कि क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खदीजा सिद्दीकी केस की आज ट्रायल कोर्ट में समाअत हुई। साथ ही हम आपको बताते चलें कि जब हमने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर खदीजा सिद्दीकी के इंटरव्यू शेयर किए तो रब्ता किया गया वज़ीर आला पंजाब के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट की तरफ से। उन्होंने कहा कि वो खदीजा को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। क्या मदद फराहम करेंगे, क्या अभी तक रब्ता हुआ है, इस पर बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन आज जो अदालत में मामलात हुए उसमें फिर नज़र आया कि तारीख आगे बढ़ गई। क्या हुआ, खदीजा सिद्दीकी खुद हमारे साथ मौजूद है। खदीजा बहुत शुक्रिया, आज समाअत थी और आप काफी पुरुमीद थी, क्या हुआ आज? शाहजेब मैं आज जब गई हूँ कोर्ट तो टू माय सरप्राइज आई गॉट टू नो सुबह ही के जब मैं पहुंची हूँ कि जो है जज जो है वो ट्रांसफर हो चुका हुआ था। उसकी हमारे जो थे पहले जावेद इकबाल साहब, उनसे ट्रांसफर होके एक और जज हैं मुबशर हुसैन, उनके कोर्ट रूम में ट्रांसफर हो गई थी। तो फिर जब मैं उस कोर्ट रूम में गई हूँ तो वहाँ पर 8 o'clock एग्जैक्टली हमारा केस जो है वो कॉल हो गया। तो जब मैं अंदर गई तो पता चला कि जो जज थे वो छुट्टी पे थे,
जो भी था, बट ही वाज नॉट इन द कोर्ट रूम, और उन्होंने यही कहा कि वो अभी आज तो अवेलेबल नहीं है। तो फिर मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इतना इम्पोर्टेंट केस और इतना जो हमने उसको अर्जेंट बेसिस पे करना था, बट चलें उन्होंने फिर हमें डेट ही दी, और वो जो कोई और ऊपर जज उन्होंने हमें ऊपर भेजा कि ऊपर से आप डेट लेकर आए दूसरे जज से, तो बस दूसरे जज हमें डेट ही दे सकते थे। तो 7 जून की हमें नेक्स्ट डेट जो है वो मिली है। कि उन्होंने तो बड़ा कहा था कि जी आगे की दें, लाइक 15-20 जून की दें। तो फिर मैंने जो है वो कहा था कि नहीं, हमें प्लीज इसको, ये बहुत अर्जेंट केस है, इसको प्लीज जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो फिर उन्होंने जो है, मैं कह रही थी 3 जून की दें और वो कह रहे थे 15-16 जून की दें। तो फिर उन्होंने ना बीच का एक जो है मिडवे डेट दिए हमें 7 जून की। तो उन्होंने तो दोनों पार्टीज को ना थोड़ा सा कुछ करने के लिए तो 7 जून की दे दी है। लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना जो है इम्पोर्टेंट केस का एकदम से जज भी चेंज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सिद्दीकी बता रही थी कि जज भी तारीख भी आगे बढ़ गई। फिर मुल्जिमान के वकला की तरफ से वो कह रही हैं कि कहा जा रहा था और आगे बढ़ा दें। फिर मैंने कहा तो फिर 7 जून की जो तारीख है वो आगे बढ़ी है। अब शहबाज शरीफ साहब के जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट है उनकी तरफ से कहा गया और हमें सोशल मीडिया पर कि मुकम्मल तौर पर ताउन किया जाएगा, खदीजा की मदद की जाएगी। क्या मदद की जाएगी? सलमान सूफी साहब जो कि डीजी हैं स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट, चीफ मिनिस्टर ऑफिस पंजाब, उनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान सूफी साहब। बहुत सारे गिले हैं खदीजा के कि वो फेयर ट्रायल चाहती हैं। उस ट्रायल में वो कहती हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है, वकला की तरफ से इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ, ये सारे मामलात हैं। किस तरह आप मदद करेंगे? बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका शो में मुझे लेने का। सबसे पहले तो मैं ये अल्फाज में इसकी कॉन्डमेशन करना चाहूँगा कि जो भी जिस सिस्टम से ये बच्ची गुजर रही है हमेशा मजम्मत की जाती है, लेकिन हमेशा कभी उस पर उन चीज़ों पर, उन लॉज पे अमल नहीं किया जाता जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। हम इसकी बिल्कुल मदद इस तरह करेंगे कि हमने इस वक्त जो है वो लाहौर पुलिस के साथ भी इस वक्त फुल कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है। केस को रीअसेस किया जा रहा है और उसमें जितने भी इन्वेस्टिगेशन के एंगल जो इनकम्प्लीट थे हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम इन्वेस्टिगेशन को और प्रोसिक्यूशन को इतना स्ट्रेंथन करें कि ताकि जब ये जो इसकी बेल है वो कैंसिल की जाए और जब तक ये केस अपनी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता तब तक इस बच्ची को जितनी भी असिस्टेंस या प्रोटेक्शन चाहिए वो फराहम की जाए। अगर मैं 1 मिनट लेना चाहूँ तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट पास किया था उसके अंदर ये हमने एक जो क्लॉज जिस पे काफी शोर भी मचा था जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर है ही इसी चीज के लिए कि जिस तरह ये बच्ची को अगर ये कंप्लेंट है कि उसको उसी इंसान के साथ बैठ के तो इम्तिहान देना पड़ेगा कि जिसने सपोजली उसके साथ ये वाकया किया है, तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर सीक कर सकती है जिसकी बेस पे इस शख्स को उससे एक सर्टेन फासले में रहना पड़ेगा। और अगर वो साबित हो जाता है कि ये वाकई है ये शख्स, तो फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के थ्रू भी मॉनिटर किया जाएगा कि ये उसके करीब ना आ सके। जहां तक आपकी बात इन्फ्लुएंस की थी, तो इन्फ्लुएंस हमेशा से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रहा है, लेकिन हम इसीलिए ये एक नई जहद पे जा रहे हैं कि हम इस बिल के तहत ये मेक श्योर करेंगे कोई इन्फ्लुएंस किसी भी किस्म का हो हम उसको खातिर में ना लाएं। और जहां तक पंजाब गवर्नमेंट के एक स्टैंड का ताल्लुक है, चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक है, तो वी आर 100% कमिटेड टू सपोर्ट दिस गर्ल टू ऑल एक्सटेंट्स पॉसिबल और उसको उसमें जिस किस्म की भी मदद चाहिए होगी पंजाब गवर्नमेंट फराहम करेगी। अच्छी बात है, आप कमिटमेंट का इजहार कर रहे हैं, मगर 1 हफ्ता हो गया हमें ये इशू प्रोग्राम में उठाए हुए, उसके बाद उसका पेपर भी हो गया, अब तक आपकी तरफ से किसी ने जाके मुलाकात तो की नहीं है। आप मिल लें और फिर बताएं कि कैसे इन्फ्लुएंस ना हो, फेयर ट्रायल मिल जाए, सबको कैसे इंश्योर करेंगे? मेरी उनके साथ मीटिंग भी इंशाअल्लाह हम स्केड्यूल कर रहे हैं, हम उनको इनवाइट कर रहे हैं वहां पे अपने ऑफिस में और हम उनको पूछेंगे कि उनकी किस किस किस्म में जहां पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उनको पुलिस की तरफ से कोई इश्यूज हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रोसिक्यूशन में उनको मदद की जरूरत है, उनके लॉयर्स को किसी किस्म की मदद की जरूरत है। जहां पे इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है उस इन्फ्लुएंस को सबड्यू किया जाएगा और हाईएस्ट पावर्स को और हाईएस्ट अथॉरिटीज को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोई भी किसी किस्म का प्रेशर ग्रुप जो है वो इस केस को इन्फ्लुएंस ना कर सके। बहुत शुक्रिया। सलमान सूफी हमारे साथ मौजूद और इस बात की गारंटी दे रहे थे कि फेयर ट्रायल, यही खदीजा चाहती हैं कि फेयर ट्रायल हो, फिर जो भी उसका फैसला अदालत कर दे इसको यकीनी बनाया जाएगा। मुलाकात भी करेंगे और जाहिर है अब क्योंकि कमिटमेंट दे दी है तो हम इस बात को फॉलो भी करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।